बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जिसके ऊपर बात करेंगे, गैरेट वेल्डर का नाम तो आपने सुना होगा। ये डच पार्लियामेंट के इस वक्त जो है ना, ऐसे समझ लें कि मेजोरिटी रखने वाली जमात के लीडर है। वो जो बातें की उन्होंने, और इसके साथ साथ सादरी साहब को जिस तरह से शिकस्त हुई और खालिद लतीफ़ साहब के हवाले से कि उनको हवाले किया जाए कि इनके डच के यानी इनके जो हालैंड के अंदर जो कुछ हुआ यहाँ पर, तो ये तमाम चीज़ें आप जो उसने बयान किया अपनी पार्लियामेंट के अंदर, फिर मीडिया टॉक की, वो आप इस वीडियो के अंदर उसका बयान वीडियोस की सूरत में सुन सकेंगे। और इससे पहले हम बात करेंगे साउद शरीफ साहब की ये जो शिकस्त हुई इसके ऊपर डिटेल के साथ, और खालिद लतीफ़ साहब के ऊपर ये भी आपने सुनना है। अगर चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, जो लोग रेगुलर सुनते हैं देखते हैं, जो ऐसे समझ लें कि रेगुलर हिस्सा है मेरे चैनल का, आकर देखते हैं, विजिट करते हैं, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस दिन ये इलेक्शन हो रहा था कि अल्लामा साउद शरीफ साहब की जो वीडियो है वो वीडियो जो बनाई थी, इसमें यह कहा था कि जो सीट है नेशनल असेंबली की वो कन्फर्म है। उसके बाद अचानक से खबर आई कि यार साउद शरीफ साहब जो है ये हार रहे हैं। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि अल्लामा साउद शरीफ साहब को जो हराया जा रहा है उसके पीछे तीन पावरें बैठी हुई हैं। नंबर 1 पर यूरोपीय यूनियन होगी, नंबर 2 पर बरतानिया हो गया, नंबर 3 पर अमेरिका हो गया। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि यार बरतानिया से या अमेरिका से, या अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान से क्या लेना देना, या अल्लामा साउद शरीफ साहब से क्या लेना देना भाई, या उनको हराने का इनको क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात ये आप कान खोलकर सुन लें कि यूरोपीय यूनियन से एनजीओज के नाम पर, ह्यूमन राइट के नाम पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते हैं, लाखों डॉलर मिलते हैं, करोड़ों डॉलर मिलते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो एनजीओज तश्कील करवाते हैं, दिलवाते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उनको आगे फ्रंट पे लाते हैं और यूरोपीय यूनियन को दिखाते हैं कि साहब जी ये चीज़ हमने बना ली है, ये एनजीओज है, आपकी मंजूरी से बन किए, नाम भी उनका दिया होता है, बंदे ये पेश कर देते हैं। फिर पैसा जो उस एनजीओज को मिलता है वो पैसा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी और यहाँ की जो एनजीओज होती है वो मिलकर खाती हैं। ये आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा। एक मरतबा फिर सुने कि यहाँ पर जो एनजीओज तश्कील दी जाती है ना, फिर उनको वहाँ पर बाहर से, यूरोपीय यूनियन से या अमेरिका से या बरतानिया से फंड मिलता है ना, जो यहाँ पर लोग उसको चला रहे होते हैं। तो आप ये सुने कि वो लोग आपके, यानी वो उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा पाकिस्तान के अंदर डिवाइड होता है। अब यहाँ पर अगर साउद शरीफ साहब जीत जाते, साफ ज़ाहिर है कि वो पैसा बंद हो जाता। अच्छा, यहाँ पर अगर वो पैसा बंद भी हो जाए तो इसका किसको नुकसान होता? यहाँ पर इसका नुकसान क्या पाकिस्तान की एक आम, यानी आम शहरी को होता। जिस तरह आप आम शहरी हैं, मैं आम शहरी हूं। नहीं, अगर साउद शरीफ साहब जीतकर पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते या बन जाए तो इससे क्या होगा कि वो थोड़े बहुत जो है ना इनका फंड कम कर देंगे या बंद कर देंगे। इससे नुकसान किन किन शख्सियात को होगा? याद रखिए, सिर्फ चंद 100 लोगों को होगा, 1000 भी नहीं है, चंद 100 लोग हैं। ये फर्ज करें अगर तमाम को इकट्ठा भी कर ले तो 1000 के लगभग जो है ना वो लोग बन जाएंगे। कहां पर? आपके डीसीओ को नुकसान होगा, आपके डीपीओ को नुकसान होगा, आपके ऊपर बैठने वाले सीएम को नुकसान होगा, पीएम को नुकसान होगा, प्रेसिडेंट को नुकसान होगा। ये ऊपर जो चेन जाती है इनको नुकसान होगा, आम शहरी को नहीं होगा। क्यों होगा इनको? जो इनकी रिहाइश है, एक डीसीओ की आप देख लें डीसीओ हाउस, एक डीपीओ को देख लें डीपीओ हाउस, एक डिप्टी कमिश्नर को देख लें उसका हाउस,
तो यानी इनकी अयाशियों के ऊपर जो वहां से पैसा मिलता है वो पैसा बंद होगा, तो इससे पाकिस्तान की आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि नुकसान उन लोगों को पहुंचेगा जिनको ये पैसा मिलता है, जो खाते हैं, जो एंजॉय करते हैं। अब वो इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब को क्यों हराया गया। आप उसकी स्पीच सुन लें कि मुझे उनसे खतरा है, या वो मेरे ऊपर फतवा देते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये दबाव, वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसका नतीजा क्या निकला कि साद हुसैन रिजवी साहब जो थे वो हार गए। क्यों? क्योंकि इनकी जेब में जो पैसा आता है वो पैसा बंद हो जाता। तो ये वो रीजन है। आप बैठते हैं जब तो सोचा करेंगे यार हमारे लोगों को आगे क्यों नहीं आने दिया जाता, क्या इनके पास कोई इस तरह की सिस्टम है या क्या चीज है। साफ जाहिर है कि ये लोग अपने नजरिए पे खड़े हुए। हाँ, आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान है, ये अरबिक ममालिक में जाते हैं। अभी अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब जो है ये अमेरिका गए हुए हैं, और भी पाकिस्तान के बहुत से आलिम दीन है जो फॉरेन कंट्री जाते हैं। उनकी किसी किस्म की सफरी दस्तावेजात या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वो 2 नंबर सौदा बेचते हैं। वो क्या करते हैं? 2 नंबर सौदा बेचते हैं। आप इस चीज को समझे। जब आपका साद हुसैन रिजवी 2 नंबर सौदा बेचेगा, जब आपकी जमात 2 नंबर सौदा बेचना शुरू कर देगी, तो आपके ऊपर जो सफरी पाबंदियां हैं वो भी हट जाएंगी, और आपके लिए पार्लियामेंट के जो दरवाजे बंद हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। तो ये वो रीजन है, ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को साइड पे रखा गया, आगे नहीं आने दिया जा रहा। ये आप जब वीडियोस को तसल्ली के साथ सुनते, एक वीडियोस होती है या 1 मिनट की या 2 मिनट की या 3 मिनट की, उसमें कोई डिटेल नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसमें बस बातें ही होती हैं। बस आपको एक चीज दिखाई कि ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर मेरा ये लॉन्ग वीडियोस बनाने का मकसद ये भी है कि बातें आपको समझाई जाए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझ आए, और फिर आप लोगों को आगे दिखा भी सकेंगे यार इस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले उसने जो अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की, उसकी स्पीच को सुनकर जो वहां पर बैठे हुए अरकान थे उन्होंने क्या किया कि तालियां बजाई, और भी बहुत से लोग थे। फिर उसने जो मीडिया टॉक की अबाउट खालिद लतीफ साहब कि उनको हवाले किए जाए, फिर उनका जो लोग वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी वजारत के साथ जो ना वो राब्ते में है, इस तरह से उसने बातें की। ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको इसकी ये वीडियोस दिखाते हैं जिस पर तालियां भी बज रही थी और इसका पार्लियामेंट बड़ा खुश भी था। ये तमाम चीजें हुई हैं। तो आइए सबसे पहले वो सुनते हैं, वो सुनने के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। Dat ze toch, dat u zegt dat dit onacceptabel is. Een Nederlandse parlementariër, een Nederlandse rechter, als die worden bedreigd met de dood, als er fatwa's komen, dan moet hij, of ze moeten, dan moet hij ze onder druk zetten dat ze meewerken. Veel in de rechtbank aanwezig is geweest en ik kan alleen maar proberen te beginnen te snappen ook wat dat voor hemzelf betekent. En groot respect voor wat hij moet doorstaan. En wel blij dat dat kleine succes, wat misschien ook een groot succes is geboekt. De ambassadeur daar is mee gesproken op het ministerie van Pakistan. En ik zal zelf uiteraard mij ook weer in verbinding stellen. Er wordt gekeken of het lukt morgen. Ik weet niet of de Pakistanen nog zijn, want die VN-week is eigenlijk vooral de hoofddagen zijn dinsdag en woensdag. Maar door de algemene beschouwingen ben ik er alleen vrijdag. Maar ik zal kijken wat ik daar kan doen en anders zal ik ook weer andere wegen zoeken om snel contact te hebben. Dus het antwoord is ja. I also hope, if I may add, that 2 even bigger fishes than Mr. Khalid Latif is Mr. Rizvi, a political leader in Pakistan, but also Mr. Jalali, a mullah from Pakistan, who put fatwas on my head in the last few years for 5 times. And those are, I believe, even more serious because I feel every day that people threaten to kill me because of their fatwa. So I hope now today that not only the Dutch prosecutor will also prosecute the Mullah Jalali and the Rizvi, the political leader in Pakistan, for putting fatwas on my head, but also that finally the message will come through to those radicals in Pakistan that it will not pay off, that you actually at the end of the day will pay a high price if you try and invoke the killing of people around the world who criticize
तो नाज़रीन ये थी वो वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आपने मुलाजा फरमाई विद इन प्रूफ के उसने क्या बातें किया। बहुत से लोग कहेंगे कि यार उसने तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। यार वो नाम ले या ना ले, आप दूध पीते बच्चे तो नहीं कि वो जो अल्फाज ये कहे कि सादरी साहब को हमने हरवाया है। आप खुद भी समझे कि जो वहां पर खड़े होकर स्पीच करके इन्होंने नहीं कहा होगा कि इसको हराया जाए। क्या इनकी डिमांड नहीं होगी डालू की वजह के यार इस शख्स को पार्लियामेंट का आप लोगों ने हिस्सा नहीं बनाना। ये बात नहीं होती कि आप वही जो अल्फाज हैं वो दोहराए तो आप मान लें कि यार वाकई उसने कहा। नहीं, आप ये भी समझा करें कि ये क्यों कह रहे, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है। ये नाज़रीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।